रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद के तालिबे इल्मों ने 2 लाख में सोलर सिस्टम वाली गाड़ी तैयार कर ली। गाड़ी बैटरी पर 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है और अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल पर भी गाड़ी का पहिया चलेगा। मज़ीद इस गाड़ी के बारे में जानते हैं रिदा संधू की इस रिपोर्ट में। जी रिदा, क्या तफसीलात अस्सलामुअलैकुम हमें आगाह नाज़रीन, आप देख कीजिएगा। रहे हैं ब्रिज टीवी। मैं हूँ रिदा संधू और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी में और यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाइब्रिड सोलर कार तैयार की। और मैं हमेशा से कहती होती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में, जिनको इनको अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं। और अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज दी जाएँ तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकता है। बिल्कुल बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगी कि इनको इस कार का आइडिया कैसे आया, इसके पीछे इनका क्या मोटिव, ऑब्जेक्शन, पैशन था। जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल कार का आइडिया इस तरह से आया कि गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सपोर्ट कर रही थी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2020 उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं कि 2030 तक तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो तमाम नहीं वो 30% जो गाड़ियाँ हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। वहाँ से हमने आइडिया देखा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि ये इनका जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी कम है और वो जो है कि एक लिमिट के बाद हमें बैठना पड़ता था, चार्जिंग करनी पड़ती थी, उसके लिए फिर हमें रुकना पड़ता था। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें ये मैंने आपको बताया कि इसका नाम जो सोलर हाइब्रिड कार है विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें है कि आपके पास इंजन भी लगा हुआ है। अगर आपकी जो बैटरी लो हो जाती है, अगर रात को ट्रैवल कर रहे हैं, सोलर भी चार्ज नहीं कर सकता, तो आप इंजन स्टार्ट करें और आप जा सकते हैं। और इसमें जो मेन पार्ट है वो इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा फोर्स होती है वो इसकी ज़ाया नहीं जाती, वो आप दोबारा से बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। ओबियसली सारी फोर्स तो नहीं स्टोर कर सकते, थोड़ा पार्ट जो है उसका स्टोर कर सकते हैं, उससे आपकी बैटरी का फिर लाइफ भी इन्हांस हो जाती है। ठीक हो गया। आपको कितना वक्त लगा ये कंप्लीट करने में? बेसिकली हमारा FIP है तो हमने इसे 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वर्किंग की बात करें तो इसको हमने 30 से 40 दिन की वर्किंग है जो हमने इस पर कंप्लीट किया, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा सोचने में और देखने में और चीज़ें कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपके इस प्रोजेक्ट में कितने लोग शामिल थे? बेसिकली हम 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। मैं मोहम्मद बिलाल कादरी और ये आकिफ़ नईम और एक और जो है वो इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं है, हमजा नागरा। बिल्कुल, आकिफ़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, आकिफ़ आपको यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से या और कहीं से इसको बनाने में जो सपोर्ट है वो रही? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया। जितने भी रिसोर्सेज इनके इस्तेमाल हो सकते थे हमने मैक्सिमम किए हैं। जहाँ तक फ़ंडिंग की बात है तो फ़ंडिंग अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं से नहीं हो सकी, हमने अपनी पॉकेट मनी से ही इसको कंप्लीट किया है। ठीक हो गया। मैं चाहूँगी कि मुझे इस कार के बारे में, इनके फ़ीचर्स के बारे में बताया जाए जो आपने इसको इनोवेट किया है। बिलाल, आप काइंडली इस बारे में बताइएगा। इसमें बेसिकली हमारे पास एक्सीलेटर है। एक तो मोटर का एक्सीलेटर लगाया हमने जो वो ये है, उसके साथ हमने लगाया है इंजन का एक्सीलेटर, और ये ब्रेक है, पावरफुल ब्रेक है, और वो है जो क्लच है इंजन का। और इसके साथ साथ हमने 3 इधर बटन लगाए हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है मोटर का, इससे आपकी मोटर चल जाती है और मोटर बंद हो जाती है। और ये मोटर रिवर्स का बटन है, इससे आप बाय प्रेसिंग का बटन आप मोटर को रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैंने आपको बताया, आप बाय प्रेस करने से आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप लगा सकते हैं। और पीछे आ जाएँ तो इसमें एक मोटर लगाई है हमने जिसके आगे एक गियर बॉक्स लगा हुआ है और साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग का पार्ट है। और उसके साथ जो एक बैटरी है वो भी हमने खुद तैयार की है। बेसिकली हमने लैपटॉप की ओल्ड सेल लिए थे, उनको निकाला है, उनको टेस्ट किया, चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, उनके एम्पेयर फाइंड किए, तो हमने एक बैटरी पैक सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना दी है। और एक हमने इसमें इंजन इंस्टॉल किया जो कि 100 सीसी का, जो आप देखते हैं कि चिंगची रिक्शाज होते हैं उसमें लगा होता है, और साथ उसमें हमने एक डिस्क ब्रेक भी लगा दिया। और ये सारा हमने एक पार्ट इसका खुद बनाया है, वेल्डिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, हर चीज़ हमने इसका फ्रेम खुद बनाया, हर चीज़। इसकी कोई यूनिकनेस के बारे में बताएं जो आपको लगे। यूनिकनेस इसकी ये है कि इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने जो है वो इंटीग्रेट कर दिए हैं। जैसे ये सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक प्रोजेक्ट है, सोलर कार एक प्रोजेक्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक प्रोजेक्ट है, और ये बैटरी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोजेक्ट है, और ये सारा कुछ हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और इसकी क्या टाइमिंग है, इसको कब तक आप सफ़र कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ बैटरी पे चल रहे हैं और आपकी बैटरी वापडा के थ्रू चार्ज हुई है तो एक टाइम आप चार्ज करेंगे तो 160 से 200 किलोमीटर अब तक आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस जो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का पार्ट है वो आपकी 10 to 20% आपकी लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है, बैटरी लाइफ को, यानी कि उससे भी माइलेज की आपको इजाफा हो जाता है। अगर दिन का टाइम है तो आप सोलर पे चला रहे हैं तो सोलर आपका बैटरी चार्ज करेगा, और यानी कि आपको दिन को रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, आप दिन को बड़ी इजीली जहाँ मर्जी जा सकते हैं।
जहाँ तक रात की बात करें तो अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली बैटरी चार्ज नहीं है और आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप उसको चार्ज करें, आपने कहीं जल्दी अर्जेंटली जाना है, तो आप इंजन स्टार्ट करेंगे और इजीली चले जाएंगे। अब तक आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में यूनिवर्सिटी में अप्रिसिएशन तो आपको मिली होगी, हीरो भी बने होंगे, और बाहर जितने लोगों को पता चला है उनको कितना अप्रिशिएट किया? बेसिकली जो भी देखता है वो देखता है कि गाड़ी फ्री चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। बेसिकली एक यूनिक प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली तो आपका इसको नेक्स्ट लेके जाने में, फ्यूचर में इसको किस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें? बेसिकली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल या चिंची रिक्शास को अगर इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो जस्ट हमने इस सिस्टम को उठाना है, उसमें इंस्टॉल कर देना है। या सिमिलरली जो हमारे पास मेहरान है, जो भी गाड़ी है उसमें ये सिस्टम फिट हो जाएगा। जस्ट आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कन्वर्जन की, तो ईज़िली उसको इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। वो कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। आपका जो आगे 5-6 महीने का खर्चा, जैसे आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है तो उसमें वो पूरा हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा दुखेगा नहीं। और ये बैटरी है तकरीबन इसकी लाइफ जो 7 से 8 साल तक होती है। अगर 8 साल बाद आपको बैटरी चेंज भी करनी पड़ जाए तो इतनी ज़्यादा दुखती नहीं है। सिमिलरली जो इसकी जो कॉस्ट है पर किलोमीटर वो 0.5 रुपये पर किलोमीटर है, यानी कि 1 रुपये में आप 2 किलोमीटर ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपकी जो यानी कि होता है ना 6-7 महीने के बाद आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपको ऑपरेशन कॉस्ट में उसका बेनिफिट हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, के मेरे साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बिलाल और आकिफ़ मौजूद थे, जिन्होंने सोलर हाइब्रिड कार तैयार की है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स उसमें डाले हैं जो कि आप लोगों ने भी देखे हैं, और होप्स हो के इस तरह से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो इनको ऑन बोर्ड लेंगे, इस तरह के और स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेंगे, और पाकिस्तान में भी इससे ज़्यादा अच्छी भी प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं, इनोवेटिव चीज़ें जिनकी कि अब हमें आने वाले जो है इरा में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पाकिस्तान में बनेंगी और यूटिलाइज भी की जाएंगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान रिदा संधू को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ब्रिज टीवी। Time to be a superheroes. पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद अब आपके अपने शहर डिचकोट में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिचकोट कैंपस का शानदार आगाज कर दिया गया है। मैट्रिक से फारिग तलबा और तालिबात के लिए सुनहरी मौका। इंशाल्लाह 23 अगस्त से मुकम्मल SOPs के साथ समर कैंप का आगाज। एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, IT, BS Zoology, BSCS, BS English, BBA। अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही एस्पायर कॉलेज का हिस्सा बने। तालिबात के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत, गवर्नमेंट मुलाजिम और मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप, जदीद मल्टीमीडिया पर मुश्तमिल एनिमेशन रूम, फुली इक्विप्ड स्पेशियस लैब्स, डिजिटल ई-लाइब्रेरी एंड कैफेटेरिया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एंड CCTV कैमरा सर्विलेंस। ज्वाइन एस्पायर टू इंस्पायर, ख्वाहिश से तकमील तक। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वीला पुल चौक, 79 रोड, डिचकोट। 0302 725 2222 0337 725। ब्रिज टीवी, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा संधू, और आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं उस पर हम बात करेंगे। बहुत ही बर्निंग इशू है आजकल, हर एक की ज़बान पर वही किस्सा चल रहा है। आपने भी देखा होगा 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में मीनार पाकिस्तान के पास एक टिकटॉकर स्टार आयशा अकरम बेग के साथ एक वाक़या पेश आया, जिसमें 400 मर्दों की जानिब से उनको हरासा करने का सामना करना पड़ा। और उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इतना आसान नहीं है उस पर कह देना कि कौन ठीक है और कौन गलत है। क्या वो 400 मर्दों का जो क्राउड था वो गलत थे? क्या उस पर बेस करते हुए हम अपनी सोसाइटी के, अपने पाकिस्तान के तमाम मर्दों को गलत कह सकते हैं कि इनको इंटेंशंस जो हैं वो ठीक ही नहीं है? या फिर आयशा ने जिस तरह से वो एक शो ऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी, या जो भी वो सारा सिनेरियो बना, वो एक ठीक अमल था? और इतना बड़ा जो वाक़या हुआ, इतनी देर तक उन्हें इस मुश्किल का सामना करना पड़ा, इसमें इंतज़ामिया का, हमारा जो आइन है, रियासत का कानून है, और जो दीगर इस तरह के इदारे हैं उनका क्या रद्द अमल बनता है, वो इसमें किस तरह से पार्टी बनते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट गुल अरसलान, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? वेलकम इन ब्रिज टीवी साहब। तो सर ये वाक़या आपने भी देखा होगा, एक ख़ातून है
और उन्होंने 400 मर्दों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है, या उनकी तरफ से एक वीडियो जो जारी हुई जिसमें कि डिफरेंट किस्म की हरकत हमें होती नज़र भी आ रही हैं, और उसमें डिफरेंट बाद में भी मुहरकत सामने आए हैं कि उन खातून ने ख़ुद पहले से दावत दी और फिर उनको बुलाया गया, और उसमें जो सारा वो सिनेरियो बना, बाइस से शर्मिंदगी बात है ये। आप इस सारे मामले में क्या कहेंगे, इसमें किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, किसको कहाँ पे क्या करना चाहिए था? देखिए, किसी भी एक्शन का ना सबसे पहले मोटिव होता है और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब जो एक्शन हुआ है उधर, उसके लिए जो मुहरकत जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो 400 लोग वहाँ पे आए, वो कैसे आए, किसके बुलाने पे आए, किस तरह आगे, क्या करने आ गए वो, ठीक है। जाहिर है उनको किसी तरह की कोई दावत, किसी खास चीज़ की, अगर वो शो करने जा रही थी तो ये आपको भी पता है कि शो इस तरह के नहीं होते, सही, ठीक है। दूसरा, अगर हम आईन और कानून की बात करते हैं तो कानून इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता, ना तो किसी खातून को और ना ही किसी मर्द को। आइन का कानून हो या हमारी शरीयत का कानून हो, दोनों में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत ने औरत के लिए महरम और नामहरम का कंसेप्ट जो है वो बहुत वाज़े तौर पे दिया है सही, कि उसके लिए महरम कौन है और नामहरम कौन है। तो यहाँ पे तो बात महरम की रही नहीं, यहाँ पे तो बात बदल दी जाती है फैन, फॉलोअर, इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल करने से, तो उनको मदऊ किया गया। अब बीबी का उधर जाके अपना वो शो वगैरह करना, जो भी करना, कानून में उसकी गुंजाइश कतई नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसकी गुंजाइश भी बिल्कुल नहीं है, सही है। उनका जो एक्ट है वो मुजरमाना है, सही है, वो काबिल सजा है। देखें, अगर ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है मौजूदा दौर में चल रहा है, अगर आपकी रियासत उसको चला रही है तो इसका मतलब ये है कि वो चल सकता है इधर हमारे यहाँ, उसकी गुंजाइश है, सही। लेकिन उसके बिहाफ पे या उसकी आड़ में छुप के मुजरमाना ज़ेन लेके किसी पे हमला करना, किसी को हरासा करना, ये इसकी उतनी भी गुंजाइश नहीं है, ना कोई किसी तरह की कोई इसकी इजाज़त ही है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो अगर मैं मुनसिफी इसमें डालूं तो दोनों ही कसूरवार हैं, लेकिन मर्दों ने जो अपना एक्ट किया है वो काबिल सजा है, इसकी कतई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन सर आप उसमें ये देखें ना कि पहले से उनको बुलाया गया और फिर एक वो शो ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया को इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं उन्होंने बताया, और फिर मर्दों की जानिब से ये जो एक रवैया सामने आया सोशल नॉर्म के हवाले से, आप इसके ऊपर कैसे बात करेंगे? आपके ख्याल में देखिए, जब हम किसी मामले को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई उसको इनिशिएट करने वाला होता है, तो उसको इनिशिएट करने वाला, और आप समझते हैं कि पहले जो है उसको किसको कटहरे में लेके आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ा सकम है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पे ना बहुत कुछ किया जाता है, सही, ठीक है। अगर वो इंतज़ामिया को बताते तो हो सकता था इंतज़ामिया ऐसी किसी एक्टिविटी की इजाज़त ना देते, सही है, ठीक है, उसके लिए कोई रुकावट डाल दी जाती या उसकी इजाज़त ना करने मिलती उनको करने की। उन्होंने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के, बगैर किसी इजाज़त के उन्होंने ये अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। अब जो हरकत व सकनात उन्होंने की हैं, मैंने उसकी वो जो टिकटॉकर के नाम से मशहूर है उसकी कोई ऐसी वीडियो भी नहीं देखी। मे बी उसमें भी कुछ ऐसा ही हो जो उसके फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो उसको देखने या उनके साथ या ऐसा सब कुछ करने जहन में लेके आए, एक सोच, एक मुजरमाना सोच या गलत सोच लेके घर से निकले हों कि हमने वहाँ जाके ये करना है, सही है, ठीक है। हम अपने मुआशरे में किसी की सोच पे या किसी के ज़बान पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर उसने किया है तो जाहिर है उसने भी उनको अपने फ़ैन को मुतासर करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए किया है, ठीक है। तो अगर लड़कों ने किया है तो लड़कों ने उनके बुलाने पे वो चले गए, उन्होंने जो किया उसकी दावत पे किया है ना, सही है। अब तो उसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, सही है, ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर आप दूसरी तरफ देखें ना कि उस खातून का एक हमारा जो मुआशरे का एक तबका है वो उन खातून को कहता है कि नहीं, उनके साथ वो मसलूम हैं, इस तरह की एक चीज़ सामने आ रही है कि उनके साथ ज़्यादती हुई। ठीक है, ये ज़्यादती हुई है, लेकिन जो इस तरह से उनको किया जा रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, वो बिल्कुल एक इनोसेंट है, कि आप समझते हैं ये बात ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अगर ये ज्यादती है तो फिर वो कसूर में मरने वाली मासूम बच्ची, उसके साथ क्या हुआ? इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हमारे मुआशरे में मौजूद है जिनकी जान की, अपनी जान को हार चुकी हैं वो, सही है। इस वक्त वो
ज़मीन की तह में बेचारी दफन है, उनके साथ हुआ, अगर जेल जाती है तो फिर उसको क्या नाम देंगे? सही है। लेकिन सर जो लिबरल्स हैं उनकी जानिब से, जैसे आपने कहा कि कसूर में जो एक वाक़या हुआ, लिबरल्स की जानिब से ये एक चीज़ सामने आती है, वो कहते हैं कि वो जो ख़ातून है उनके साथ वाक़तन ज़्यादती हुई है। हमारी मुआशरे की जो मर्दों की एक गलीज़ सोच है, जिन्होंने उनके साथ ये हरकत करने की कोशिश की है, अगर वो इस तरह से काम कर रही थी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, तो हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कब्रों में से निकाल के ख़वातीन के साथ ज़्यादती जो है वो की गई। तो क्या वो भी मदऊ करती हैं आपको ज़्यादती करने के बारे में? इस हवाले से आप क्या कहें? बात यह है कि लिबरल कौन है? सही। लिबरल कोई इंसान नहीं होता, ये एक सोच का नाम है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक खातून है अंग्रेज, उसने बाइक पे पाकिस्तान के बहुत से इलाकों की सैर की थी। सही। ठीक है, उसको पाकिस्तान के किसी मर्द ने नहीं छुआ। तो पाकिस्तान के मर्दों के अखलाक से मुतासर होके उसने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि एक पाकिस्तानी मर्द से बल्कि शादी भी की उसने। ठीक है, अब उधर लिबरल कहा थे, हालांकि उनके हमारे जो तसव्वुर है, जो हमारी सोच, हमारा ख्याल है कि वहाँ पे तो इस चीज़ की कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं है, इस तरह की कोई नॉर्म्स वगैरह नहीं है। मतलब वो उस मुल्क की रहने वाली है, उस मुआशरे की रेजिडेंस है, तो वो उस कल्चर को जानने वाली है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो फिर हमारे पाकिस्तानी मर्दों की उस वक्त हिम्मत कहाँ थी? सही है। ठीक है, वो लिबरल जो लोग हैं, वो लिबरल कोई बंदा नहीं होता, ये एक सोच का नाम है, जो कि सिर्फ हमारे अपने मुआशरे को कदगन लगाने के लिए ना, ये एक सोच के नाम पे ये बात करने के लिए एक लफ्ज़ का सहारा लिया जाता है। हमारा मुल्क जो है वो खालिस्तान जो है ना, वो इस्लामी तहजीब से है, और हमारा मुआशरा भी जो है वो हमारी हदूदों की यूज़ जो हमारे आका ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दी हुई हैं, उसके बारे में अब किसी को दो राय का तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द और दोनों को इस मुआशरे में मौजूदा दौर में अपने अपने मामलात का पता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने बात को बताने के लिए, अपने सवाल को उठाने के लिए मुख्तलिफ आड़ में हम बातें दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी हरकत व सकनात से ये वाजे करते हैं कि जी हम जो हैं वो लिबरल सोच के मालिक हैं, या लिबरल चीज़ कहते हैं। जिस तरह ये आज से 5-6 माह पहले एक आज़ादी मार्च के नाम से भी एक ड्रामा रचाया गया था, जो कि वो भी सरासर हमारे मुआशरे की तो अगेंस्ट है, इसमें भी इसकी भी कतई इजाज़त नहीं है। ठीक है, लेकिन सर आप ये देखें ना कि हमारा जो स्टेट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसकी प्रोविजंस शामिल हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक सेकुलरिज्म भी आ जाता है। जब हम इस तरह का कोई भी मामला आता है जिसमें मैं पर्सनली समझती हूँ कि दो रुखा हो जाता है, कि एक तरफ तो आप देख रहे होते हैं कि अच्छा इस्लामिक स्टेट है, लेकिन ये पूरा इस्लामिक स्टेट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामी अदालतें नहीं हैं पूरी तरीके से, यहाँ पे इस्लामी तरीके से कोई भी, या चाहे मर्द है या ख़वातीन है, वो पूरी तरह से इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज नहीं किए हुए। तो फिर एक दूसरी तरफ सोच चली जाती है, जब ऐसा है ही नहीं है तो फिर हम उसको लें। तो ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, आप क्या समझते हैं, इसको हम किस तरह से कवर अप कर सकते हैं, या इसका क्या जवाब हो सकता है? हमारा बेहतरीन जो माखज़ है ना, वो किसी चीज़ का वो कुरान है, उसके बाद हदीस है। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो सेकुलर किस्म की जो सोच है, जो लिबरल किस्म की सोच है, ये इन्होंने हमारे मुआशरे में बगाड़ पैदा किया है, हमको हमारे दीन से दूर किया। अगर हम अपने दीन की सही और दुरुस्तगी के साथ उसकी तह को जाने ना कि हमारे लिए हुक्म क्या है, तो हमें इसमें कभी भी दो राय नजर नहीं आएगी। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि शराब पीना जुर्म है, हमारा कानून दीन भी कहता है कि शराब, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जना जुर्म है, हमारा दीन भी कहता है कि जना जुर्म। ठीक है, जब हमें बेहतरीन और दुरुस्तगी के साथ अहकामात का इल्म हो जाए ना, तो इसमें कभी भी दो राय पैदा नहीं होगी। हमारे अंदर बगाड़ पैदा किया गया है हमारी सोचों के अंदर। दूसरे नंबर पे जो मेन अहम चीज़ है ना, हमें रिसर्च से बहुत दूर हो चुके हैं, हम तहकीक और रिसर्च से दूर हैं। हमें बात बताई जाती है, हम उसी को लेके चल पड़ते हैं, और हमसे आगे से आगे वो छोटी सी बात जो है ना, वो 10 सत्रों की बन जाती है, मजमून बन जाता है। ठीक है, हर बंदा अपनी मर्जी से उसमें कुछ ना कुछ इजाफा करता चला जाता है, कुछ बगाड़ पैदा करता चला जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे मुआशरे में बेसिकली बुनियाद की जड़ है। यही मुहरक़ात हैं जो इंसान को मुख्तलिफ सोच, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी, जब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी तो उस पर आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बंदा कुछ भी क्या कर सकता है। ठीक है, तो सर इसमें आप ये देखें ना कि जो अब तहकीकात हो रही हैं इस केस की, उसमें 400 लोगों को गिरफ़्तार करना है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको कैमरास की मदद से उनको गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप इस सारे प्रोसीजर से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि ये मुमकिन है इस तरह से उन लोगों को ढूंढना, वहाँ से निकालना और उसके ऊपर करना? देखिए,
सेटिस्फाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सही ये है। एक बहुत लंबा और बहस तलब मौजू है हमारे इस प्रोसीजर से, जो कि एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी किसी प्रोग्राम में बात होगी। बिल्कुल 400 बंदे को इन्वेस्टिगेट करना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। सही ठीक है। है, अगर वो करना चाहें तो, क्योंकि कानून में कोई हदबंदी तो नहीं है ना कि मुलजम एक ही हो। ठीक है, तो 400 बंदा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको गिरफ्तार करना है, उसको सजा तक पहुंचाना है। तो वहाँ पे अब देखना ये है कि प्रोसिक्यूशन किस स्टेज पे खड़ी है। प्रोसिक्यूशन तो खुद उनमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मामला जो है ना, ये कानूनी तौर पे भी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा केस जो है वो ये सामने आया है। तो इसका जो सोल्यूशन ये होगा, अब देखिए ना, मैं इस फोरम पे ये बात कर दूँ, पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन बात करनी चाहिए। अब जो दफात लगाई गई है ना, वो 354 है पीपीसी की। अच्छा। 354 की जो अज्जा हैं, ठीक है, अज्जा तरकीबी जो उस जुर्म को साबित करने के लिए बनाए दिए गए हैं हमारे स्टेचू में, हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में, वो पूरे नहीं होते। सही है। ठीक है, उसमें जो कहा जाता है कि जिस्म से बिल्कुल कपड़े जो हैं ना वो अलग हों, देन 354 जो है अप्लाई होगी। सही है। ठीक है, अब पुलिस को चाहिए था वहाँ पे 354A लगाती, क्योंकि जुर्म जो था वो 354A के मुतवाजी था। सही है। 354 पे नहीं था। सही है। 354 जुर्म लगा है, तो उसका इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हुआ, 450 तो इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह हो जाएंगे। सही है, बेगुनाह हो जाएंगे ठीक निकल। है, दूसरे नंबर पे बात ये कि पुलिस को भी पता है इस बात का, मामले का, कि कसूर इसका नहीं है, दूसरी तरफ से भी है। दूसरी तरफ से भी है। तो ये इस तरह से कि दोनों साइड्स के ऊपर आके उनको कटहरे में खड़ा करना और उनके ऊपर दफात लगा के तो उनको एक बताना कि भाई आप लोगों ने ये किया है, तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जब वो सारा वाक़या हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ वायरल हुई और उसके बाद तोपों का रुख तो सारा एक हमदर्दी जो है खातून की तरफ चली गई, लेकिन बाद में फिर सोशल मीडिया पे ही ऐसे बहुत से इंकशाफात हुए कि जिससे पता चला कि नहीं, वो इतने भी जो हैं वो मासूम नहीं हैं, वो भी इस सारे मामले में शामिल है। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है या इसका जो इसके हवाले से क्या कवानीन या क्या रूल्स बनाए गए हैं, उस पर आप बात करें, या आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह के जो मामलात उठते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं और फिर एक पूरी रियासत उसके जो है वो ज़ुमरे में आ जाती है, बाहर भी हमारी आउट ऑफ कंट्रीज़ में बदनामी होती है हमारे मुआशरे की, तो और क्या बेहतरी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर या इस तरह की चीज़ों पर लगाई जानी चाहिए? सोशल मीडिया के हवाले से अभी मज़ीद कानून में तरमीम की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के लिए साइबर क्राइम का लॉ जो है वो मौजूद है और अपना काम कर रहा है। हाँ, बात ये थी कि अगर सोशल मीडिया पे उसकी हद की इज्जत का या उस पर हरासा किया गया है, दैन बीबी जो थी, जो मजरूबा कह लें या उसको मजलूमा कह लें, जो मदैया है, जो कंप्लेनेंट है मुकदमे की, वो अगर दरख्वास्त देती है, दैन कानून जो है हरकत में आता है। अब इस तरह का सो मोटो लेना वो उसकी अभी इतना हुआ नहीं है, इस तरह मामले का सो मोटो लिया जाए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से एक मामला आता है तो एक बंदा बैठा हुआ है पता नहीं कहाँ पे, वो उसका रिबटल जारी कर देता है, उसकी साथ ही उसकी कैंसिलेशन आ जाती है। मतलब कि वो एक अदालत सा मामला जो है ना वो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक हो गया। सोशल मीडिया जो है हमारी, देखें हमारे बंदे जो हमारे नौजवान नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है इसकी वजह से। और मैं कहता हूँ, मैं भी नौजवान हूँ, कि हमें काम दें, हमें मसरूफ़ करें अगर कुछ बनाना है तो, अगर कोई अच्छी सोच को परवान चढ़ाना है तो। सोशल मीडिया हो या किसी भी फोरम पे, हर फोरम पे जो है वो पॉजिटिविटी शो होगी अगर मैं मसरूफ़ हूँगा, मुझे काम होगा करने के लिए, मुझे फिक्र होगी। हम तो फारग लोग हैं, हमें और काम ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, उनको पता नहीं कैसे कैसे एक्सतराई आइडियाज़ उनके जहन में आते हैं, कोई ना कोई बात छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से उसका बटन जारी हो जाता है। बिल्कुल पूरी कौम जो है वो उसके पीछे लग जाती है। लेकिन सर ये वाकया एक ऐप से सामने आया, टिकटॉक से, उसके ऊपर बैन भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो सारे मामलात सामने आए, लेकिन फिर भी वो जारी है हमारे मुल्क में। आप क्या समझते हैं कि वो चलती रहनी चाहिए या उसके ऊपर बैन लगाना ज़रूरी है, या उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस करके, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, हमारी नॉर्म्स हैं, उसके हवाले से इजाज़त दी जाए कि हमारी जो ख्वातीन और मर्द हैं वो इस कंटेंट के ऊपर इस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं? देखिए, एवरीथिंग हैज़ अ टू एस्पेक्ट्स, इसके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर अब तो देखें ना कि इसका बेसिक जी बनाई किस लिए गई थी,
अगर तो तफरीक के लिए बनाई गई थी तो देखना ये कि तफरीक के इंग्रेडिएंट पूरे कर रही है, सही है। वो बिल्कुल नहीं कर रही। नंबर 2, अगर ये तो एजुकेशन के लिए बनाई गई है तो वो भी नहीं कर रही, नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 3, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है और किस मकसद के लिए बनाई गई थी। अगर तो ये है कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी और वो पूरा हो रहा है and it should ban सही हो गया जी। बिल्कुल नासरीन, ये हम बात कर रहे थे आयशा अकरम बेग का जो एक केस सामने आया उसके हवाले से। अभी देखें उसके ऊपर काम जारी है, उसमें कौन मुद्दई निकलता है, कौन मुलजिम निकलता है और क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या उसके ऊपर सारा वाक़या सामने आया। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट गुल अरसलान, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया इस बारे में। सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि बस अपने आप से इंसाफ करें, अपने आप से मुखलिस रहें, अपने काम से इंसाफ करें। सही है। जो अपने आप से इंसाफ करता है वो अपने काम से मुखलिस होता है। बल्कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि इंसान अपने काम को अपना इमाम बना ले तो एक वक्त आता है वो काम उसको अपना इमाम बना लेता है। सही हो गया, वाह क्या खूबसूरत बात कही आपने जी। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपका इस सारे केस के बारे में क्या ख्याल है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी मेज़बान रिदा संधू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ब्रिज टीवी। अल्लाह निगहबान।